नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम लोग जो है कोलॉजी सेकेंड पढ़ रहे थे, फार्माकोलॉजी सेकेंड, जिसमें एक लेक्चर वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने 5th सेमेस्टर के टॉपिक्स कुछ डिस्कस किए थे कोलॉजी के, जैसे कि हीमोडायनेमिक था और 5 सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक, तो ये चीज़ें थी। तो उसी के आगे मैंने बोला था कंटिन्यू हम करते रहेंगे, कोलॉजी को पहले 1 यूनिट तक लगभग पढ़ लेंगे, उसके बाद कोई और सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगला टॉपिक उसी में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ये होने वाला है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। जी, थोड़ा सा बोर्ड पे, इस पे व्हाइट बोर्ड पे लिखने का आदत नहीं है, बट ठीक है, जैसा भी है आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, है ना। ओके, कोई दिक्कत होगी थोड़ी सी तो आप एरर बताइएगा ज़रूर हमें, क्या चीज़ें हमें और सुधार करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ये हमें पढ़ना है, आज का टॉपिक है। फार्माकोलॉजी सेकेंड का दूसरा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। ठीक, क्लियर। तो आगे देखते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रो से मीन है इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी मतलब आप समझते हैं ये फंक्शन। ठीक है, हार्ट आप जानते हैं एक मस्कुलर आर्गन है जो हमारे बॉडी में ब्लड वेजल्स की सहायता से ब्लड सर्कुलेशन करवाता है, पूरे शरीर में ब्लड को फैलाता है ना। तो ये जानते हैं। तो इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, और फंक्शन ऑफ हार्ट यानी जो हमारा मसल्स से बना हुआ हार्ट है, कार्डियोमस्कुलर बोलते हैं ना, तो उससे जो बना हुआ हार्ट है उसमें करंट के माध्यम से कैसे क्या कार्य हो रहा है, उसी को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट को, इट मीन्स द हार्ट is how to perform its own work or own physiology like contraction, relaxation, pumping by the impulse। ठीक है, हार्ट जो है अपने खुद के कार्य को कैसे करता है, जैसे संकुचन है ना, सिकुड़ना और फैलना, पंपिंग जिसे बोल देते हैं हम, है ना, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के सहायता से। नर्वस सिस्टम में हमने इलेक्ट्रिक इम्पल्स पढ़ा हुआ है ना। ओके, तो वही बात हो रही है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की। तो इसमें और चीज़ें कुछ आती हैं, जैसे आपने हार्ट जब पढ़ा था उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो उसमें भी जब पढ़े थे हम लोग, तो अगर हार्ट को कुछ इस टाइप से बनाते थे ऐसे, है ना, यहाँ पे ऊपर आर्ट्रियम था, नीचे वेंट्रिकल्स रहते थे भैया, ऐसे रहता था, है ना, बीच में सेप्टम है। ठीक है, यहाँ पे और चीज़ें और एक्स्ट्रा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो थोड़ा सा बस समझने के लिए, इसमें एसए नोड पाया जाता था, एवी नोड पाया जाता था, ठीक है, बंडल ऑफ हीज पाया जाता था, फिर पुरकिंजे फाइबर फैला होता था, ऐसे 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 हमने पढ़ा हुआ है इन चीज़ों को। ठीक है ना, एसए नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हीज, फिर पुरकिंजे फाइबर, ये हमने चारों चीज़ें पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि एसए नोड से जो है करंट जनरेट होता था, वहाँ से स्टार्ट होता था और एवी के पास पहुँचता था, एवी से ऐसे ऐसे करके पहुँचता था, एवी से फिर बंडल ऑफ हीज, फिर पुरकिंजे फाइबर, और पूरा कंट्रेक्सेशन और रिलैक्सेशन होता था, ये हमने पढ़ा हुआ है। और एक चीज़ें ये भी जान लीजिए कि जो हमने अपने रूटीन लाइफ में, या बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि बीपी लो हुआ तो आप नमक पानी पी लीजिए, सुना है ना, ज़्यादा हुआ तो नमक कम कर दीजिए, क्योंकि नमक का सूत्र जो होता है वो NaCl, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, हम सब जानते हैं, है ना। तो इसका बड़ा रोल है। अभी हम इस टॉपिक की वजह से ये भी हम कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे, ये चीज़ें जान पाएंगे कि आखिर इसका रोल क्या है भैया, है ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं भैया, अब देर नहीं करते। और हाँ, by its topic electrophysiology of heart, we understand the properly mode of action of drugs on the heart। इस टॉपिक की वजह से हम प्रॉपर चीज़ें जान पाएंगे कि हमारे हार्ट पे दवाइयाँ जो ये पूरा चल ही रहा है कि फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो ये प्रॉपर हम जान पाएंगे। तो ये हुआ थोड़ी सी भूमिका आपने समझा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ओके, ठीक है ना। देखिए, इन इट 5 phases are involved in electrophysiology, 5 phases are involved, 5
फेज होते हैं, 5 चरण होते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हो पाती है। और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आपने क्लियर कर लिया कि इट मीन्स, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट का इट मीन्स हाउ टू हार्ट परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन बाय द इलेक्ट्रिक इम्पल्स। क्लियर? चलिए समझते हैं। 5 फेज है जहाँ पे ये पांचों मेंशन किया गया, 1 2 3 4 5, जिसमें फर्स्ट फेज है फेज 0, उसका नाम रखा गया फेज 0, है ना। फेज 0 क्या है भैया? रैपिड डिपोलराइजेशन। यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको, इसमें कुछ -100 से लेके +40 तक हमने मेंशन किया है, और इधर P0 P1 P2 P3 P4, ये P का मीन है फेज, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है ना। तो इसको हम रिलेट करते हुए समझ लेंगे और आप प्रॉपरली ये चीज़ें समझ जाएंगे और नोट्स हम दे देंगे। ये यूनिट जैसे कंप्लीट होता है हम नोट्स अपलोड कर देंगे। ओके चलिए समझते हैं। फेज 0 या रैपिड डिपोलराइजेशन, इसमें होता क्या है, जब हार्ट जो है रेस्टिंग फेज, आप 0.8 सेकेंड में सुना है कि हार्ट जो है पंप कर लेता है, ये सब काम कर लेता है। तो एक बार स्टार्ट हुआ, फिर ख़त्म हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, तो जब ख़त्म होता है ना, उसी को बोलते हैं रेस्टिंग फेज। ठीक है, रेस्टिंग फेज यहाँ से। तो जब रेस्टिंग फेज रहता है ना, तो उसमें होता क्या है, वो एकदम वोल्ट जो है, करंट जो है वो -90 तक अप्रॉक्स रहता है। करंट जो है, जैसे करंट जनरेट होगा तभी तो अपने एसए नोड AV ये सब पढ़े हुए हैं, करंट जनरेट होता है। तो जब करंट जनरेट होता है तो उस समय आखिर कितने पे करंट रहता है? मिली वोल्ट में। तो बस करंट का बस खेल है, मिली वोल्ट। यहाँ मिली वोल्ट, आप घरों में जो हमारे सप्लाई हो रहा है, जो ये इलेक्ट्रिक जल रहा है, तो आप देख पा रहे हैं, अपीयरेंस क्लियर हो रहा है, ये वोल्ट में नापा जाता है। 240 वोल्ट, 440 वोल्ट, लगे 440 वोल्ट, है ना ये चीज़ें। लेकिन हम यहाँ पे मिली वोल्ट की बात कर रहे हैं। उतना वोल्ट हमारा शरीर सहन नहीं कर सकता है, हमारे आर्गन फेल कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डेथ कर जाएंगे सेल्स, है ना। वही तो होता है। तो यहाँ पे मिली वोल्ट की बात हो रही है। तो जब स्टार्टिंग फेज रहता है ना, जिसे 0 फेज या रैपिड डिपोलराइजेशन बोलते हैं, तो इसमें होता क्या है, -80 अप्रॉक्स यहाँ पे RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब रेस्टिंग फेज में रहता है, जब अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस समय -90 मिली वोल्ट करंट यहाँ पे रहता है, इम्पल्स जनरेट होता है, या करंट है ना, पोटेंसी पावर, इतना पावर रहता है, माइनस में रहता है, यानी एकदम लो, ना के बराबर। ठीक है, तो जब फेज 1 में होता क्या है, इन दिस फेज ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, देन द सोडियम आयन इनफ्लक्स इन द सेल मेम्ब्रेन। हार्ट के सेल मेम्ब्रेन में वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है ओपन हो जाते हैं। हमारे सेल्स में आपको पता है कि ढेर सारे चैनल्स हैं ऐसे जो आने जाने देते हैं चीज़ों को, है ना। तो जब वो ओपन होते हैं तो उसके वजह से यहाँ पे सोडियम आयन इनफ्लक्स होता है, अंदर इंटर करता है। इनफ्लक्स का मीन है इंटर करना। क्लियर? हियर इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अप्रॉक्स -90 मिली वोल्ट। यहाँ पे -90 मिली वोल्ट का पोटेंशियल पावर या करंट रहता है, जो 9 के बराबर होता है फर्स्ट फेज में। बट जब सोडियम आयन इंटर कर रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पे जो है इम्पल्स जो है जनरेट होना स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ओके डन। अब आते हैं फेज सेकेंड। अब देखिए यहीं पे दिखाया गया है फेज 0। फेज 0 में -90 वोल्ट है यहाँ पे, माइनस बीच में, और ये धीरे धीरे इंक्रीज हुआ जब सोडियम आयन यहाँ पे क्या हुआ, इंटर हुआ। ओके, अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए समझने के लिए। नोट्स तो हम दे ही देंगे, इससे प्रॉपर क्लियर दिख जाएगा ना, नहीं तो हम इसमें ओवर राइटिंग हो जाएगा। ओके अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं। जब से फर्स्ट फेज में हो गया क्या, सोडियम आयन इंटर कर गया, चैनल खुल गया भैया, आओ 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 ठीक है ना। अब फेज 1 में क्या होगा, जिसे इनिशियल रैपिड डिपोलराइजेशन फेज बोल रहे हैं, या रिपोलराइजेशन फेज। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, स्टार्टिंग। रैपिड मतलब तेजी से, रिपोलराइजेशन का मतलब है पॉजिटिव आयंस इंटर कर चुके हैं, है ना। डिपोलराइजेशन में स्टार्ट हुआ, निगेटिव आयन पॉजिटिव आयंस वहाँ पे इंटर किए, निगेटिव आयंस थे, ये सब चीज़ें निकले और पॉजिटिव आयंस इंटर कर गए। तो इसमें क्या होता है, इन दिस फेज आफ्टर फेज 0 द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीच टू पीक। फेज 0 के बाद इस फेज में मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी मेम्ब्रेन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसका पावर जो है ये पीक पे पहुंच जाता है। पीक यानी कि एकदम जितना चाहिए, ज़रूरत है, वो कितना होता है, अप्रॉक्स +30 मिली वोल्ट। यहाँ पे दिखाया गया बीच में,
ये पोर्शन अप्रॉक्स 30 मिलीवोल्ट, ठीक है ना। हाँ, पोटेशियम आयन इनफ्लक्स एंड सोडियम इफ्लक्सेस आल्सो सम टाइम पोटेशियम आर आल्सो इफ्लक्सेस। इस फेज में होता क्या है, पोटेशियम इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब इंटर करना, और इफ्लक्स मतलब मूव आउट, बाहर निकल जाना, एग्जिट कर जाना। तो यहाँ पे पोटेशियम जो है, पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स करेंगे, अंदर एंट्री करेंगे, और जो है सोडियम आयन ये बाहर अब धीरे धीरे निकलना शुरू कर देंगे, क्योंकि फेज 0 में वो आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे पोटेशियम आयन, चलो भैया आप बाहर चलो, हमें भी कुछ काम करने दो, हमारा भी क्रेडिट बनने दो, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ें होता है। और कुछ देर बाद फिर पोटेशियम आयन भी बाहर निकल जाते हैं अपना क्रेडिट लेके कि हाँ मैंने भी कुछ काम किया है, समझ गए बात। हाँ, फिर होता क्या है, अब आता है फेज 1, फेज 0 हो गया, फेज 1 हो गया, अब आता है फेज 2, प्लेटिव फेज, प्लेटिव फेज इसे बोलते हैं। ये क्या रोल है भैया इसमें, क्या प्लेटिव फेज का सीधे मतलब समझ लीजिए कि जो थोड़ा सा देर तक थामे रहे, समझ रहे हैं। जैसे कोई आया, फाइट हो रही है, कुछ लोग कम ही देर में काम खत्म हो गया, बस हटो, और कुछ आया, कोई आया देर तक फाइट किया, तो वो सीन है फेज 2 का या प्लेटिव फेज का, है ना। इसमें क्या होता है, कैल्शियम इन दिस फेज द कैल्शियम आयन इनफ्लक्सेस स्लोली और प्रोलॉन्ग्ड ओपनिंग ऑफ कैल्शियम आयन चैनल। इसमें होता क्या है, इस फेज में कैल्शियम आयन जो है इन्फ्लक्स होते हैं, अंदर आते हैं धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन में, है ना। ये देखो अंदर बाहर लगा हुआ है एकदम, सब चीज़ें प्रॉपर, है ना। इसमें तो कैल्शियम आयन धीरे धीरे ये इंटर हुए, कैल्शियम चैनल जब ओपन हुआ, और उसके वजह से ये देर तक देखो स्लोली प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक ये इंटर करते हैं। देन इट आल्सो कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ डिपोलराइजेशन, और इसके वजह से ही इसे हम मेंटेनेंस ऑफ डिपोलराइजेशन भी कह सकते हैं। हाँ ठीक है, ये चीज़ें हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं मेंटेनेंस, क्योंकि कैल्शियम आयन जो है देर तक जब रह रहा है तो देर तक वो चीज़ों को बरकरार रख रहा है। जैसे ये फेज 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एकदम आराम से चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे डिपोलराइजेशन जो स्टार्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम आयन है, नहीं तो तुरंत यहाँ से ग्राफ यहीं से तुरंत नीचे गिर जाता है, यहीं से तुरंत नीचे गिर जाता है। तो कैल्शियम आयन का बहुत रोल है हमारे शरीर में, है ना। कैल्शियम हड्डी बनाने के लिए जरूरी तो है, लेकिन हमारे हार्ट के फिजियोलॉजी के लिए भी आवश्यक है। और इसीलिए थोड़ी सी ये चीज़ जानना चाहिए हम लोग को कि किसी को अगर बीपी का पेशेंट है, बीपी मतलब उसका अगर बीपी हाई रहता है हरदम, तो उसे कैल्शियम के जो टैबलेट्स आते हैं उसको खाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, या जान समझ के हमें देना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा, तेज़ी से एक्शन पोटेंशियल होने लगेगा, बहुत जल्दी ये सब चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत होने लगेंगी। ओके, डन। तो फेज सेकेंड में प्लेटिव फेज, कैल्शियम आयन का रोल है। फेज थर्ड आते हैं अब, फेज थर्ड रीपोलराइजेशन। यहाँ पे भी रिपोलराइजेशन हुआ था, लेकिन तेज़ी से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे भी रिपोलराइजेशन है, इनिशियल शुरुआती था, और यहाँ पे रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस फेज थर्ड इट आल्सो कॉल्ड रिपोलराइजेशन, इन इट पॉजिटिव आयंस आर मोस्टली इफ्लक्स। इस फेज में होता क्या है, लगभग सभी जो है लगभग जो है पॉजिटिव आयंस सभी पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम ये इफ्लक्स होने लगते हैं, यानी कि हार्ट से बाहर हार्ट के सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलने लगेंगे धीरे धीरे, है ना, जो इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं या करंट जनरेट कर रहे हैं। ओके ना, ठीक। इसमें यही होता है फेज 3 में। देन फेज 4 रेस्टिंग फेज और पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, ऑल आयंस आर मूव आउट और इफ्लक्सेस। इसमें लगभग सभी आयंस जो है मूव आउट हो जाते हैं मेम्ब्रेन से, चौथे फेज में बाहर निकल जाते हैं। इन इट सेल आर नॉट स्टिमुलेटेड इटसेल्फ, और जब वो बाहर निकल जाते हैं तो सेल्स जो है अपने आप से स्टिमुलेट नहीं हो पाते, जिसके वजह से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उस क्षण, उस मूवमेंट के लिए बंद हो जाता है, या उस मूवमेंट में कोई भी अब काम नहीं होगा। तो इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज और पोटेंशियल भी बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल या रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। समझ गए आप बात। देखिए अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फेज जीरो में क्या हो रहा है, एकदम रेस्टिंग पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस चलता रहता है, फेज 4 टू फेज 0 टू 4, है ना, कंटिन्यूअस ऐसे चलता रहेगा पूरा, ऐसे कंटिन्यूअस 0 टू 4, 4 टू 0, 0 टू 4, 4 टू 0, ये चलता रहेगा एकदम सर्कल, है ना।
तो फेज 0 में क्या था, रेस्टिंग फेज था। तो उस समय जो है हमारा जो मिली वोल्ट में जो नापा जा रहा है वोल्टेज या पोटेंसी, वो कितना था, लगभग -90 मिली वोल्ट। ठीक, उसमें सोडियम आयन इंटर किए, चैनल जब ओपन हुआ तो उसके वजह से चीज़ें वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुई, और वो क्या कहाँ तक गई, अप्रॉक्स +30 मिली वोल्ट तक। यहाँ पे मिली वोल्ट आया, ये सब मिली वोल्ट है ना। ठीक, तो सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, या सेकेंड फेज बोले या तो फेज 1 उसका नाम है, रैपिड रिपोलाइजेशन फेज। इसमें जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीच हो जाता है +30 तक, और पोटेशियम आयन अंदर घुसते हैं और सोडियम आयन धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। बट सम टाइम, आफ्टर सम टाइम पोटेशियम आयन आर आल्सो इफ्लक्स, ये भी बाहर निकल जाते हैं। फिर आता है प्लेटू फेज। इसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन इंटर करते हैं और धीरे धीरे इंटर करते हैं। जब धीरे धीरे आते हैं तो देर तक आते रहेंगे, जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 10 आया, 20 आया, ऐसे आते रहे मॉलिक्यूल उसके, है ना। तो वो जब एक एक आते रह रहे हैं देर तक, तो देर तक तो काम करेंगे ही ना। अब एक ही बार आ गए तो काम करके चलो भागो भागो, खत्म हो गया काम। ठीक, तो थर्ड में ये हो रहा था। फिर आ रहा था फोर्थ फेज 3 रिपोलाइजेशन। इसमें अप्रॉक्स मोस्टली सभी आयंस जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं या निकलते रहते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे थर्ड में ऐसे धीरे धीरे नीचे आ रहा है ग्राफ हमारा, नीचे ग्राफ, क्योंकि धीरे धीरे सब आयंस जो है नीचे निकलते जा रहे हैं सेल से। और लास्ट फेज जो है फेज 4 या रेस्टिंग फेज, इन दिस फेज ऑल आयंस आर मूव आउट या एग्जिट आउट, देन द अगेन द सेल्स आर रीच इन रेस्टिंग फेज। सेल्स जो है फिर से रीच हो जा रहा है, पहुंच जा रहा है रेस्टिंग फेज में। समझिए बात को। तो 5 फेज है भैया, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। ठीक है ना, 0 से लेके 4 तक, और सबको आपने समझ लिया। ओके, डन। तो ये चलता रहता है कंटिन्यूअस टिल टू डेथ, बर्थ टू टिल डेथ, जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहता है ये कंटिन्यूअस। 0 to 4, 4 to 0, 0 to 4, 4 to 0, है ना, ये चलता रहेगा। चलिए, तो जैसे ये चलता रह रहा है वैसे ही हम लोग का सिलसिला भी चलते रहेगा, साथ में हम लोग अगला वीडियो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए और समझते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और थोड़ा सा पीसी फार्मा को अपने दोस्तों से सजेस्ट करिए, हम और वीडियो लेक्चर लाएंगे। ओके, डन। कुछ छूट गया हो तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझ लेंगे। अगर आप कोई ज़रूरत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ आवर चैनल पीसी फार्मा। हाँ, नमस्कार।